फ्रेंड्स, ये है करंट अफेयर का मास्टर वीडियो जिसका ये पार्ट 1 है। तो हम लोग बेहद महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उस पर आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। वो भी वन लाइनर अप्रोच पे इसको प्रेजेंट किया जा रहा है जिससे आपके जो आगामी एग्जाम है उसमें आप अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सके, आपको अच्छा नंबर मिल सके। इस वीडियो में हम लोग 45 बेहद महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पर्यावरण से रिलेटेड, गर्जन पहद रिजर्व वन। अब ये चर्चा में रहा है, गर्जन पहद रिजर्व वन कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है गर्जन पहद रिजर्व वन उड़ीसा में है, ठीक ना। उड़ीसा में है गर्जन पहद रिजर्व वन, ये चर्चा में है, पेपर में है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है टेक्नोस्फियर मानव निर्मित संरचना। टेक्नोस्फियर मानव निर्मित संरचना है जो मनुष्य को ग्रह पर जीवित रखती है। अब ये अभी इसकी खोज की गई है, ये भी चर्चा में है। तो आपको याद रखना है, आपको हमारी आवाज पे ध्यान देना है, व्हाइट बोर्ड से ज्यादा मेरी आवाज को समझना है, ठीक है। क्योंकि व्हाइट बोर्ड में बहुत छोटा छोटा लिखा गया, हो सकता है कहीं डाउट्स हो, तो बिल्कुल आप आवाज पे ध्यान दीजिएगा, फिर आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। दूसरा है टेक्नोस्फियर मानव निर्मित संरचना है। क्या है ये टेक्नोस्फियर, ये पूछा जा सकता है टेक्नोस्फियर क्या है। तो टेक्नोस्फियर मानव निर्मित संरचना है जो मनुष्य को ग्रह पर जीवित रखती है। ग्रह पे जीवित रखने की जो है, यही इसकी वजह से मनुष्य ग्रह पे जीवित रहता है। तो पहला प्रश्न यही बनेगा, टेक्नोस्फियर क्या है। तो मानव निर्मित एक संरचना है जो ग्रहों पर मनुष्य को जीवित रखती है। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप किसी भी दशा में एग्जाम के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है। चर्चा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके पहले हमने किसकी बात किया, गर्जन पहद रिजर्व वन की बात किया। गर्जन पहद रिजर्व वन कहाँ है, उड़ीसा में है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। अगले चौथे नंबर पे आते हैं, सूचकांक से संबंधित है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान कौन सा है, 103 है। जबकि 2017 में भारत का स्थान कितना था, 100वां था। इसका मतलब 3 अंक हमारी स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जितना हम ऊपर जाते हैं वो हमारी स्थिति खराब होने को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको भूल जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार बोल लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। पहले कितने 2017 में 100 था, अब बढ़ करके 103 हो गया। कितनी बढ़ोतरी हुई है, 103। कभी कभी पूछता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का स्कोर है 31.1, 31.1 स्कोर है, ठीक है। और याद रखना है स्थान कौन सा मिला है भारत को, रैंक कौन सी मिली है, 103 मिला हुआ है, ठीक है। बरहाम सालेह अगला है, 5वां। बरहाम सालेह को इराक के नए प्रधानमंत्री बने। अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करिए तो अभी यहाँ पे प्रश्न आया हुआ था। 63वीं बीपीएससी की बात करिए तो वहां पे भी ये प्रश्न देखने को मिला हुआ था। तो लगातार ऐसे प्रश्न दिखते रहते हैं, इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बरहाम सालेह को इराक के नए प्रधानमंत्री बनाया गया। वो नए प्रधानमंत्री बने, कहाँ के हैं पूछा जा सकता है। बरहाम सालेह कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए, इराक के। या ये पूछा जा सकता है इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो आपको याद रखना होगा बरहाम सालेह। बरहाम सालेह कहाँ के बनाए गए प्रधानमंत्री, इराक के बनाए गए। नेक्स्ट है, छठा है, मेथेनॉल कुकिंग फ्यूल। मेथेनॉल कुकिंग फ्यूल का एशिया में पहला प्रयोग कहां किया गया, आपसे पूछा जा सकता है। मेथेनॉल कुकिंग फ्यूल का एशिया, भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में, भारत में तो है ही, भारत और एशिया, ऐसा भी पूछा सकता है कि भारत में पहला जो है एथेनॉल जो है मेथेनॉल कुकिंग फ्यूल का प्रयोग कहां किया गया। तो वो प्रयोग किया गया नामरूप गुवाहाटी में। ये भी पूछा जा सकता है एशिया में पहली बार मेथेनॉल कुकिंग फ्यूल का प्रयोग कहां किया गया। तो उसका भी आंसर होगा नामरूप गुवाहाटी में। कहां होगा, नामरूप गुवाहाटी में किया गया, ठीक है, ठीक है। अगला बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। देश का पहला दर्द मुक्त अस्पताल किसे बनाया गया, पेन फ्री हॉस्पिटल किसे बनाया गया। तो याद रखिएगा एम्स नई दिल्ली को बनाया गया। देश का पहला दर्द मुक्त अस्पताल
किसे बनाया गया? एम्स नई दिल्ली को बनाया गया। अगला शताब्दी, आठवां आपका करंट अफेयर है, शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण किस डेट को देखा गया? तो 27 से 28 जुलाई को देखा गया। ठीक है, 1 घंटा 42 मिनट, 1 hours 42 मिनट। शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण कब देखा गया? 27-28 जुलाई को देखा गया। 27-28 जुलाई को देखा गया सबसे लंबा सूर्य ग्रहण। सब पूछा जाएगा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण कब देखा गया शताब्दी का, तो आपका आंसर होगा 27 और 28 जुलाई को। क्लियर हो गई बात? कितने देर के लिए देखा गया? 1 घंटा 42 मिनट, 1 hours 42 मिनट। नेक्स्ट आते हैं 9वें पे, गगनयान मिशन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? गगनयान मिशन जो भारत का है, ये समझौता किया गया इसके लिए फ्रांस के साथ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जो फ्रांस के MOU पे जो है सिग्नेचर किया है भारत ने गगनयान मिशन के लिए। भारत अफ्रीका दोनों लोग मिल करके इसमें सपोर्ट करेंगे। और ये किसका है? ये गगनयान मिशन भारत का गगनयान मिशन है। इसमें सहयोग कौन सा देश करेगा? तो वो है फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां है, बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए स्वयं सिद्धा योजना प्रारंभ किया गया। किसने स्वयं सिद्धा योजना प्रारंभ किया? ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ने प्रारंभ किया है। बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने स्वयं सिद्धा योजना प्रारंभ किया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 10 नंबर। ठीक है, बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने स्वयं सिद्धा योजना प्रारंभ किया है। अगला है 11वां, मैत्री युद्धाभ्यास। मैत्री युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड के बीच में हुआ। मैत्री युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ? तो वो है थाईलैंड के बीच हुआ। नेक्स्ट है लीजर ऑफ ऑनर, इंपॉर्टेंट है। लीजर ऑफ ऑनर, अमेरिकी सम्मान दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया। पूछा जा सकता है कई ढंग से कि लीजर ऑफ ऑनर कहां का सम्मान है? तो ये अमेरिका का सम्मान है। लीजर ऑफ ऑनर कहां का है? अमेरिका का है। जो बहुत अच्छा जो है फोर्स के सेक्टर में काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। तो भारत की जो रिटायर हो चुके हैं दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया लीजर ऑफ ऑनर। ठीक है, 13वां आपका करंट अफेयर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान 81वां है। 81 प्लेस मिला है, 81वां स्थान मिला हुआ है। किसमें? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। किसमें? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। हर साल इंडेक्स लॉन्च किया जाता है और कम फेमस होता है, इसलिए एग्जाम में इसको पूछा गया है। शायद 61वीं या 62वीं शायद बीपीएससी में ये प्रश्न ऐसे ही घुमा फिरा के इस पे पूछा गया प्रश्न है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? 81 है, 81वां स्थान है। नेक्स्ट है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां खोला गया? तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम खोला गया बेंगलोर में। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एटीएम, क्रिप्टो करेंसी एटीएम बेंगलोर में खोला गया। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं पता हो तो बिल्कुल हमारे जो है चैनल पे जाइए, वहां पे क्रिप्टो करेंसी की वीडियो मिल जाएगी आपको सेपरेट। आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, कैसे कैसे सारी कुछ जानकारी क्रिप्टो करेंसी को वहां पे अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हैं। बहरहाल इसका एटीएम भारत में खोला गया। कहां पे खोला गया? वो है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में खोला गया। नेक्स्ट है 15वें, सुल्तान जोहर कप हॉकी 2018 का खिताब किसने जीता? तो सुल्तान जोहर कप हॉकी 2018 का खिताब इंग्लैंड ने जीता भारत को हरा के। क्लियर? सुल्तान जोहर कप हॉकी 2018 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आगामी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहां किया जाएगा या कहां किया गया? पूछा। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन लखनऊ में किया जाए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजन किया गया जो है कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहां किया गया? वो लखनऊ में किया गया। लखनऊ में कहा किया गया? अगर पूछ ले, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया। वो कहां है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। जबकि कुंभ मेले का आयोजन कहां किया गया? कुंभ मेले का जो आयोजन है वो तो इस बार इलाहाबाद में होगा, उत्तर प्रदेश से, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया था। आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए
कि किस शहर का नाम बदल करके जो है प्रयागराज कर दिया गया, तो वो होगा आपका इलाहाबाद, ठीक है, जहां पर कुंभ का आयोजन 2019 में होना है। ठीक है, बहरहाल हम बात कर रहे हैं कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में किया गया। अगला, सिक्किम को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड दिया गया। पूछा जाएगा फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड किसे दिया गया? तो सिक्किम को दिया गया। सिक्किम जो है एक जैविक राज्य घोषित किया गया, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे जो है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक अवार्ड दिया, उसका नाम है फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड। किसको दिया गया? संयुक्त जो है सिक्किम को दिया गया। ये जितने भी करंट अफेयर है आपकी, आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा। अगर आपको जो है समय हो तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्किम को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा क्या दिया गया? फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड दिया गया। अगला है मोबाइल ऐप जनधन दर्शक। अब पूछा जाएगा मोबाइल ऐप जनधन दर्शक किससे संबंधित है या किस क्षेत्र के लिए ये लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप? तो है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र को जो है सही ढंग से एक्टिवेट करने के लिए जो है मोबाइल ऐप जनधन दर्शक ऐप का प्रारंभ किया गया है। किसके लिए? वित्तीय समावेशन के लिए। पूछा जाएगा वित्तीय समावेशन से संबंधित कौन है? तो जनधन दर्शक या जनधन दर्शक ऐप किस क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आप वित्तीय समावेशन। अगला 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं हम पोर्टल, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। तो वो कौन सा? मैं नहीं हम पोर्टल। तो किसके लिए लॉन्च किया गया पोर्टल है? मैं नहीं हम आईटी पेशेवरों के लिए लॉन्च किया गया। और टैग नाम दिया गया पोर्टल का मैं नहीं हम, किसके लिए? आईटी पेशेवरों के लिए लॉन्च किया गया। क्लियर? अगला बढ़ते हैं 20वां कोप इंडिया युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। आपको बता दें ये जो कोप इंडिया युद्धाभ्यास भारत का होता है, तीन होता है, थल सेना के साथ होता है और जल सेना के साथ और वायु सेना के साथ, तीनों होता है। कोप इंडिया युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच हुआ। कई बार अभी हमने एक और युद्धाभ्यास बताया, मैत्री युद्धाभ्यास किसके साथ? थाईलैंड के साथ। अभी हम बताया कोप इंडिया युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। अभी इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी आया, भारत ने वहां पर एक ऑपरेशन चलाया बचाने के लिए सुनामी और जो है भूकंप पीड़ितों को। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। पूछा जाएगा ऑपरेशन समुद्र मैत्री किस देश द्वारा चलाया गया? तो आंसर होगा भारत। ऑपरेशन समुद्र मैत्री को जो है किस देश में चलाया गया? तो उसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी पीड़ितों के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारत को कितना स्कोर अर्जित किया? 67.23। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 वर्षों में इन्होंने जो है पूरा 53 स्थान जो है अपना सही किया है, 53 प्लेस जो है अपना बनाया, अच्छा किया अपनी रैंक को। बहरहाल पिछले साल की अपेक्षा 23 अंकों का सुधार करते हुए 77th प्लेस प्राप्त किया भारत ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारत ने कितना स्कोर किया है? 67.23। इसके साथ इनको प्लेस मिला, स्थान मिला है 77वां स्थान प्राप्त किया है। दुनिया का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो हांगकांग, झुआई, मकाऊ, ये 3 शहरों को जोड़ेगा। हांगकांग, झुआई, मकाऊ, ये क्या है? विश्व दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है हांगकांग, झुआई, मकाऊ। याद रखना आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला भी चीन से ही रिलेटेड जो है करंट अफेयर है। चीन का बेईपांगजियांग पुल, बेईपांगजियांग पुल विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। अब पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो हांगकांग, झुआई, मकाऊ। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन है? समुद्री पुल और ऊंचा पुल दोनों चीन में है। ठीक है, सबसे लंबा समुद्री जो पुल है वो है हांगकांग, झुआई, मकाऊ। और जो चीन का विश्व का सबसे ऊंचा जो पुल है उसका नाम है बेईपांगजियांग।
तो आपके दिमाग में होना चाहिए विश्व का सबसे ऊंचा पुल बेईपान जियांग पुल। ठीक है, अगला आ जाता है 25 नंबर पे आते हैं। कनाडा में ऐसा कौन सा देश है जहां पे मादक पदार्थों को वैध कर दिया गया। अभी आगामी आपका जो है बीपीएससी है, तो आप वहां पे सोच सकते हो, वहां पे मादक पदार्थों को अवैध घोषित किया गया है। पूछा जा सकता है कौन से देश में मादक पदार्थों को वैध घोषित कर दिया गया। तो कनाडा में मादक पदार्थों को वैध घोषित कर दिया गया। वहां की जो सरकार थी इलेक्शन में ही बोल चुकी थी कि अगर हम सरकार में आते हैं तो मादक पदार्थों को वैध कर देंगे, क्योंकि वहां पे बड़े मात्रा में गांजा का प्रयोग किया जाता है। तो गांजा के प्रयोग को रोकना वहां संभव नहीं है, इसलिए वहां के जो हेड थे, वहां की गवर्नमेंट ने मादक पदार्थों को क्या कर दिया, वैध घोषित कर दिया। ठीक है, अगला और भी महत्वपूर्ण, चीन ने कृत्रिम चंद्रमा बनाने की घोषणा किया है। तब पूछा जाएगा कृत्रिम चंद्रमा बनाने की घोषणा किस देश ने किया, तो कृत्रिम चंद्रमा बनाने की घोषणा चीन ने किया है। ठीक है, अगला 27वां क्वेश्चन, जापान तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बुध ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। किस ग्रह के लिए, पहली बात तो बोला जाएगा बेपी कोलंबो किस ग्रह से संबंधित है, किस ग्रह के लिए है, तो ये है बुध ग्रह के लिए। बेपी कोलंबो का संबंध किस ग्रह से है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा बुध ग्रह से है। लोग मंगल से आगे नहीं निकल पाते, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बुध ग्रह किससे संबंधित है, बेपी कोलंबो किससे संबंधित है, बुध ग्रह से संबंधित है। अब किसने इसे लॉन्च किया है, किसने भेजा है, जापान तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर के बुध ग्रह के लिए जो है इसको भेजा है। नाम है बेपी कोलंबो। ठीक है, ये कब तक पहुंचेगा ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 2025 तक पहुंचेगा। लंबा सफर करके 2025 तक ये पहुंच जाएगा, कहां, बुध पर। ठीक है, आपको पता होगा सूर्य का सबसे निकटस्थ ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है अगला 28 नंबर पे आ जाते हैं। 28 नंबर पे हम लोग देखते हैं, 28 नंबर पे है, अमेरिका ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा विकसित किया है। अब पूछा जाएगा वो कौन सा देश है जिसने पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा विकसित किया है, तो अमेरिका है, पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा विकसित किया है। पूछा जा सकता है, तितली काफी चर्चा में रहा, तितली चक्रवात, नाम प्यारा है लेकिन उतना ही खतरनाक। तितली चक्रवात का संबंध किस राज्य से है, कहां पे आया चक्रवात, तितली उड़ीसा में आया। 77 सरकारी आंकड़ों के अनुसार 77 लोग इसमें मारे गए, 77 लोग मारे गए। तो इंपॉर्टेंट है, तितली चक्रवात कहाँ आया, उड़ीसा में आया। सर्वाधिक चक्रवात को कौन झेलता है, उड़ीसा झेलता है। ठीक है, सर्वाधिक जो है आपदाओं को कौन झेलता है, उड़ीसा झेलता है। ठीक है, तो तितली चक्रवात कहाँ पे आया, उड़ीसा में आया। अगला और तीसरा 30 जो है हमारा 30वां करंट अफेयर है, महाराष्ट्र के अल्फांसो महाराष्ट्र जो पीएससी देंगे उनके लिए, या महाराष्ट्र का कोई पेपर उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम और बिहार की शाही लीची। आगामी जो बीपीएससी या जो है बिहार एसएससी का पेपर हो या कोई भी एग्जाम जो आगामी मिलने वाला है, वो इन दोनों राज्यों के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम और बिहार की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पूछा जा सकता है बिहार के किस चीज को, किस जो है फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को और बिहार की किसको, शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 31वां नंबर 31 जो है इंपॉर्टेंट, गीता गोपीनाथ को आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। पूछा जाएगा किसको, ये भारतीय मूल के हैं गीता गोपीनाथ। इसके एक और नाम आता है रघुराम राजन का, जो है वो भी भारतीय मूल के जो आईएमएफ के जो है अर्थशास्त्री रह चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। कहां पे, आईएमएफ का नियुक्त किया गया। किसको, गीता गोपीनाथ का। ये किस मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। अगला 32 नंबर पे आते हैं, 32वें नंबर पे आते हैं, तो है शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी का निधन हो गया। तो पूछा जाएगा अन्नपूर्णा देवी का जो है, अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है। अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है वो संगीतकार थी, वो शास्त्रीय संगीतकार थी। ये 14 साल में जब इनकी शादी हुई थी, इनके हस्बैंड भी जो है क्या थे, संगीतकार ही थे, शास्त्रीय संगीतकार थे। इनके जो ससुर थे वो भी संगीतकार थे। तो संगीतकार घराने में इनका जन्म, इनकी शादी हुई। फिर ये भी बहुत
जो है बड़ी शास्त्रीय संगीतकार रही। तो ये आपकी एग्जाम पूछा जाएगा, अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित रही? तो शास्त्रीय संगीतकार थी। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, आपको बता दें ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और इनका निधन जो हुआ मुंबई में हुआ। क्लियर? ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, 33वें नंबर पे आते हैं। केंद्र सरकार ने 3 बड़े बैंकों का विलय करने की घोषणा किया है। 3 बड़े बैंकों, कौन कौन से वो बैंक है आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने 3 बड़े बैंकों, नाम है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक को विलय करने का प्रस्ताव पास किया है। केंद्र सरकार ने 3 बड़े बैंकों बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक के विलय का प्रस्ताव पास किया है। अगला 34, मॉरिशस भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेशक देश बन गया। पहले कौन था? सिंगापुर था। अब सिंगापुर कहां चला गया? सेकेंड प्लेस में। सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला इंडिया में कौन सा जो है देश है? वो मॉरिशस है, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है पूंजी क्या होता है? व्यवसाय का रक्त होता है। तो पूंजी कौन दे रहा है हमें? सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है हमारे पास? मॉरिशस से आ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश, सब सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में करने वाला देश है मॉरिशस। दूसरे नंबर पे सिंगापुर। 35वें नंबर पे आते हैं, 35 नंबर के करंट अफेयर पे आते हैं। पीएम आशा योजना किससे संबंधित है? याद रखिएगा, पीएम आशा का संबंध किसानों से है। ठीक है। आगे, ओ स्मार्ट योजना का संबंध किससे है? ओ स्मार्ट योजना का संबंध महासागर से है। महासागरों के रखरखाव से संबंधित 16 योजनाओं को मिलाकर के ओ स्मार्ट योजना बनाया गया। बहरहाल ओ स्मार्ट योजना का संबंध किससे है? महासागर से है। जिम्बाब्वे के हरारे में, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। वहां पे कॉलरा के प्रकोप के कारण वहां पे आपातकाल घोषित कर दिया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई है। बहुत बड़ी मात्रा में वहां फैल गया है। और कॉलरा क्या होता है? एक दूसरे से भी फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके साइंस का भी प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। कॉलरा किससे फैलता है? क्या समथिंग यहाँ प्रश्न बनेगा, आप देख लीजिएगा। जिम्बाब्वे का हरारे, याद रखिएगा, कहाँ पे आपातकाल घोषित किया गया है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। हरारे, ठीक है, आपने क्रिकेट में खूब सुना होगा हरारे। ठीक है, बहरहाल आजकल बेचारा यहाँ पे भी पीछे चल रहा है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में जो है आपातकाल घोषित किया गया है, वो भी किसके कारण? तो कॉलरा के कारण। ठीक है, कॉलरा के कारण से आपातकाल घोषित किया गया। अगला और बेहद महत्वपूर्ण, 2019 से लेकर 28 तक, 2019 टू 2028 तक के जो है दशक को नेल्सन मंडेला शांति दशक घोषित किया गया। किस, कौन से, कहां से कहां तक? 2019 से लेकर के 28 तक को नेल्सन मंडेला शांति दशक मनाने की घोषणा किया गया। किसने किया होगा घोषणा? ये संयुक्त राष्ट्र ने किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब पूरे वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र ही इस पे डिसीजन लेता है। 2019 से 28 तक नेल्सन मंडेला शांति दशक मनाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया है? किस देश ने? तो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है जर्मनी ने। याद रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत किस देश ने किया? तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, वो है जर्मनी। अगला 40वां नंबर, वोरोम्बे टाइटन विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी का नाम क्या है? वोरोम्बे टाइटन। वोरोम्बे टाइटन विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी वोरोम्बे टाइटन। विश्व का सबसे बड़ा पुल अभी बताया, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल बताया। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल हमने बताया हांग झुआई मकाऊ, और विश्व का सबसे बड़ा पुल बताया बेईपांजियांग पुल। और अभी हमने बताया विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। इस पे काफी विवाद था, काफी दिन विवाद के बाद इस पे सभी वैज्ञानिकों ने आपस में सहमति जताई कि वोरोम्बे टाइटन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी वोरोम्बे टाइटन। अगला, जया प्रदा को नेपाल का सद्भावना एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेपाल का सद्भावना एम्बेसडर किसे बनाया गया? शांति सद्भावना एम्बेसडर बनाया गया जया प्रदा को। 4 सालों के लिए बनाया गया, नेपाल का बनाया गया। क्लियर? अगला हमारा 42 नंबर पे आते हैं। पीएम द्वारा 100वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। 100वां हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। सिक्किम काफी चर्चा में है, काफी प्रोग्रेसिव रहा, जो है ये काफी अपने को डेवलप किया है। तो ये याद रखिएगा 100वां हवाई अड्डा कहाँ पे
उद्घाटन किया गया वो सिक्किम, सिक्किम का कौन शहर है? पोखयान शहर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 42 राज्यों में जीवन सुगमता सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे आगे है? जीवन सुगमता सूचकांक। जीवन सुगमता सूचकांक मतलब जहां पर आसानी से रहने में सबसे अच्छा हो, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार तो हो ही नहीं सकता और यूपी की बात ही ना करो। तो राज्यों की जीवन सुगमता सूचकांक में स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है, यहाँ पे सबसे अच्छा रहने लायक स्थान है। अगला, किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना किस राज्य ने चालू किया? पूछा जा सकता है। किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है किसान, क्योंकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य किसने रखा है? प्रधानमंत्री। अब आप उसी चक्कर में धक्का खा सकते हो यहाँ पे, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री या ऐसे किसान आय बढ़ोतरी योजना, मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, ऐसा पूछा जा सकता है। या किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना किसने प्रारंभ किया? दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया है। अगला और इस वीडियो का अंतिम करंट अफेयर, गोपाल दास नीरज का किस किस निधन हुआ? ये किससे संबंधित है? गीतकार और कवि थे। फ्रेंड्स, इसको आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, एग्जाम में आए तो आप बढ़िया से करके आइए। थैंक यू फ्रेंड्स।